बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट प्रेजेंट करते हैं और ढेर सारे लोगों ने ये क्वेश्चन भी पूछा है कि अनकॉन्शियसनेस जो बेहोशी है उसका फौरी तौर पे क्या इलाज हो सकता है, तो उसकी वजूहत क्या होती हैं, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अब मेरे पास तो अक्सर मरीज़ आते हैं जो हॉस्पिटल्स में प्रेजेंट करते हैं, ख़वातीन जो बेहोशी के साथ आती हैं, अटेंशन डेफिसिट अनकॉन्शियसनेस। अब उनका हस्बैंड उनको तवज्जो नहीं देगा तो फिर वो एक ऐसी अनकॉन्शियसनेस है जिसका ना कोई मेडिकल साइंस के पास इलाज है और ना ही किसी और हुक्मा के पास। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये आपने कंफर्म करना है कि क्या पेशेंट सीरियसली अनकॉन्शियस है। तो इसके लिए ये मेरे जूनियर डॉक्टर्स के लिए ये एडवाइस है, ख़ुसूसन हमारे जो फीमेल्स एचओज होती हैं हाउस जॉब के दौरान, तो वो परेशान हो जाती हैं इस तरह के। अगर कोई फंक्शनल डिसऑर्डर का पेशेंट आता है तो वो भी इसी तरह प्रेजेंट करता है कि ये अनकॉन्शियस है। तो आपने सबसे पहले पेशेंट को देखना है, उसकी आपने मरीज़ को सीधा लिटा देना है। आपने देखना है कि क्या उसका सांस ठीक ले रहा है, उसकी चेस्ट मूवमेंट ठीक है, उसकी पल्स ठीक है। और जो मेन चीज़ आपने क्या करना है, आपने उसकी आंख खोल के देखनी है। अगर पेशेंट की आंखें बंद हैं तो आपने उसकी जो ऊपर वाला वो आँख का पल्पेब्री आपने उसको ओपन करना है। अगर वो ज़ोर लगाता है मरीज़, आँख नहीं खोलता, आँख बंद, आप आँख खोलने की कोशिश करते हैं और मरीज़ बंद करने की कोशिश करता है, तो वो आपके अगेंस्ट एक्ट करता है। तो इसका यही कंसेप्ट हो सकता है और यही मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि वो अनकॉन्शियसनेस में नहीं है। वो पेशेंट जो वो प्रिटेंड टू बी अनकॉन्शियस। तो ये आपने डिफरेंशिएट कर लेना है कि क्या हमारा पेशेंट वाकई अनकॉन्शियस है या वो प्रिटेंड कर रहा है। तो अनकॉन्शियसनेस की अब जो मेन वजूहत होती हैं उनमें सबसे पहले जो वजह है और मोस्ट कॉमन हम देखते हैं इन इलाकों में, वो क्या है, वो हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर का कम हो जाना। जब इस तरह का पेशेंट प्रेजेंट करेगा, आप उसके अटेंडेंस हिस्ट्री लेंगे तो वो बताएगा कि ये ठीक ठाक बैठा रहा है, ये सारा दिन खेतों में काम करता रहा है, तो अभी इसने खाना खाया और थोड़ी देर पहले इसने मुझे कुछ हो रहा है। तो ये एक मेन पॉइंट है कि वो पेशेंट पहले बताएगा कि मुझे कुछ हो रहा है। इसको मेडिकल लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज में ऑरा बोलते हैं कि पेशेंट को पहले से महसूस हो जाता है कि मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन होने वाली है। तो उसमें फिर क्या होगा, उसके साथ जो दूसरे अकम्पनिंग सिम्टम होंगे उसमें पेशेंट को स्वेटिंग होगी, मरीज़ को पसीना आया हुआ होगा। आप उसकी पल्स जब चेक करेंगे तो उसकी हार्ट रेट बहुत फास्ट होगी और इवन सम टाइम पेशेंट को वोमिट भी हो सकता है। तो ये मेन वजह है हाइपरटेंशन जो है अनकॉन्शियसनेस की। दूसरे नंबर पे जो है डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं, अगर मरीज़ को शुगर है या बाज़ जगह शुगर वो डायग्नोज नहीं होती और वो आपको मरीज़ आकर कहता है कि ये यकदम ये ठहरे थे और ये गिर गए, तो आपने उसके दूसरे नंबर में आपने फ़ौरन उसके बीपी चेक कर लिया, फिर आपने शुगर चेक करनी है कि कहीं उसको हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से अनकॉन्शियसनेस ना हो गई हो। जब शुगर का लेवल 50 से नीचे जाता है तो फिर मरीज़ अनकॉन्शियस हो जाता है। तो उसके भी इसी तरह मिलते जुलते साइन है कि वो मरीज़ को स्वेटिंग होगी और उसका पल्स रेट ज़्यादा होगा, बीपी डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो अब तीसरे नंबर पे जो है वो वेज़ोवेगल शॉक है। वेज़ोवेगल शॉक ये होता है कि मरीज़ को कोई चीज़ हिट हुई है या उसकी गर्दन किसी ने दबाई है, जैसे कि आम मजाक में भी हम किसी की अगर गर्दन ये इस एरिया को छेड़ेंगे तो यहाँ क्या होगा, हमारे कैरोटिड रिसेप्टर्स बड़े होते हैं, कैरोटिड बॉडीज़ बड़ी होती हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, उनसे भी एक मरीज़ अनकॉन्शियसनेस में जा सकता है। तो आपने वेज़ोवेगल शॉक को जो है वो डिफरेंशिएट कर लेना है। और वेज़ोवेगल शॉक की ये मेन एक साइन है कि पेशेंट बिल्कुल फ्लैसिड होगा, आप उसको इधर साइड देंगे वो उसी तरफ मुड़ जाएगा, इधर देंगे उसी तरफ। तो आपने ये डिफरेंशिएट कर लेना है। अब बच्चों में जो अनकॉन्शियसनेस है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। क्यों? बच्चों में अगर भी एनाफिलैक्सिस होता है, मसलन माँ बताएगी कि अभी मैंने बच्चे को दूध पिलाया था, ये ठीक बैठा था, अभी मैंने इसको कोई खाना दिया है, जैसे कुछ बच्चों में ये एग लेसिथिन की एलर्जी होती है, तो वो कहेंगे अभी इस थोड़ी देर पहले इसने अंडा खाया और ये बेहोश हो गया। तो वो क्या होता है, वो एनाफिलैक्सिस की वजह से अनकॉन्शियसनेस होती है और ये बहुत ही ख़तरनाक अनकॉन्शियसनेस है। तो इसमें आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले बच्चे को हेड टू टो उसका एग्जामिनेशन करना है, सर से पाँव तक। तो सारा जैसे मैंने बताया, उसको रेस्पिरेशन देखनी है, उसके नॉस्ट्रिल्स के आगे आपने हाथ रख के देखना है कि क्या आपको उसके सांस लेने की हवा गर्म महसूस हो रही है। तो अगर ये चीज़ें महसूस हो रही है तो इसका मतलब उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम इंटैक्ट है। तो अगर ये चीज़ें नहीं हो रही तो इसका मतलब हमारा पेशेंट शॉक में जा रहा है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट में जा रहा है। तो आपने सबसे पहले फर्स्ट एड के तौर पे क्या करना है, आपने पेशेंट को साइड दे देनी है। और दूसरा जो एक सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं कि जो ही मरीज़ थोड़ा सा अनकॉन्शियस हुआ, वो 10 लोग इकट्ठे हो जाएंगे और उसको कहेंगे जी इसको पानी पिला दो, पानी पिला दो। बिल्कुल भी ये नहीं करना, ये एक बहुत ही संगीन किस्म की गलती है। अगर आपका बच्चा इस तरह की सीरियस अनकॉन्शियसनेस में
और आप उसको फ़ौरन पानी दे देते हैं, तो वो क्या करेगा, वो उसके लंग्स में चला जाएगा, फेफड़े में, और वो जाकर नमोनिया कर सकता है। तो वो फिर रिवर्सिबल लंग इंजरी में जा सकता है। तो ये इस चीज़ का आपने सबसे पहले ख्याल रखना है कि जो ही वो बच्चा अनकॉन्शियस हुआ या बड़ा, आप उसको साइड दें, आप उसको खाना पीना बंद कर दें, और आप जो है उसकी टांगों वाली जो साइड है, आप उसके पाँव ऊंचे कर दें, उसके पाँव की तरफ 2 तकिए रख दें या किसी भी तरह से, और इवन आप उसकी टांगें बच्चे के ऊपर भी उठा सकते हैं। क्यों? ताकि उसकी जो टांगों के अंदर ब्लड की पुलिंग हो रही है वो दिल की तरफ चला जाए, और दिल को सफिशिएंट ब्लड हो बाकी बॉडी में पंप करने के लिए। और इसमें सबसे ज़्यादा जो खतरा होता है वो ब्रेन को होता है, ब्रेन एनेक्सिया ना हो। तो जब हम बच्चे की लेग्स एलिवेट करेंगे तो क्या होगा, उसका सारा टांगों का खून जो है वो दिल की तरफ जाएगा, और दिल क्या करेगा, वो ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है उसको कंप्रोमाइज़ नहीं होने देगा। तो आपने फर्स्ट एड के तौर पे यही कर लेना है। उसके बाद आप उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करें। अगर वो फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशंस में जा रहा है तो हमारे डॉक्टर्स वहाँ उसको प्रॉपर रूल आउट करेंगे कि क्या ये हाइपोटेंशन की वजह से है, ये हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से, ये वेसोवेगल शॉक की वजह से, ये कोई स्ट्रेस डिसऑर्डर है, ये क्या पेशेंट को अंदर अंडरलाइन कोई ब्रेन मैलिग्नेंसी है। तो वो उसकी वजह देख के फिर उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करेंगे। और अगर आप किसी ऐसे सेंटर पर बैठे हैं जो हॉस्पिटल से दूर है, आप कोई डिस्पेंसर है, आप कोई हेल्थ केयर अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, तो आपने फ़ौरन से क्या करना है, आपने पेशेंट को डबल आई लाइन पास कर देनी है। अनकॉन्शियसनेस में अगर वो है तो डबल आई लाइन पास करके आप उसको फ्लूइड रिससिटेशन शुरू कर दें, ताकि उसका जो हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है और ब्रेन की वो कंप्रोमाइज़ ना हो, पेशेंट हमारा शॉक में ना जाए। तो ये सीधा सीधा बातें आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो वो बाकी ये अनकॉन्शियसनेस का फिर फर्दर आगे प्रोटोकॉल है हर बीमारी का। अगर वो हाइपोग्लाइसीमिया में है तो उसका एक अलग से प्रोटोकॉल है कि हमने उसको इंसुलिन, हमने उसको ग्लूकोज कितना देना है, 25% कंट्रोल किया। अगर वो हाइपरटेंशन की वजह से, अगर वो हाइपोटेंसिव है, हाइपरटेंशन की वजह से भी पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा। अगर उसका बीपी 210 से ऊपर जाता है तो ये भी एक संगीन अनकॉन्शियसनेस होता है। इसमें क्या होगा कि मरीज जो है वो फॉलेज की तरफ जा रहा होता है, उसका कोई एक साइड रुक रही होती है, अंडरलाइन वो उसका ब्रेन में अगर कोई आर्टरी ब्लीड कर जाती है। इसके अलावा और भी ढेर सारे साइंस एंड सिम्टम है इसके अनकॉन्शियसनेस, ढेर सारी वजूहत हैं। तो इन सब वजूहत को आपने रूल आउट कर लेना है। डीके जो है वो मोस्ट कॉमन हमारे डॉक्टर्स इसको समझ सकते हैं कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, हाइपरऑस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा जो होता है, ये उसकी वजह से क्रोनिक लिवर डिजीज सीएलडी का पेशेंट जो है हेपेटिक इनकैफ में जा सकता है। तो उसको आगे फिर फर्दर आप प्रॉपर जो भी उसकी काज है अनकॉन्शियसनेस की उसको ट्रीट करें। थैंक यू।